दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि महापर्व छठ पर मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह और शाम में छठ घाटों पर गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होगा। वहीं सुबह के बाद आसमान पूरी तरीके से साफ रहने के साथ दोपहर के धूप में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक सामान्य बना रहेगा, जब वहीं रात के तापमान में सामान्य से 1 या फिर 2 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, रोहतास, गया, सहरसा को छोड़ करके बचे हुए जिलों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों की नदियों और फिर तालाबों के आसपास सुबह के समय आंशिक धुंध की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के औरंगाबाद जिले में छठ पूजा का प्रसाद बनाने के दौरान हादसा हो गया। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज तेली मोहल्ला में शनिवार की अहले सुबह एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से करीब 40 लोग घायल हो गए। इसमें आम नागरिक और पुलिस वाले भी शामिल हैं। घायलों में कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। गैस सिलेंडर फटने की घटना में 60 पुलिसकर्मी शामिल है। 21 से ज्यादा लोग 70% से ज्यादा जले हैं। इसमें से 10 की हालात गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों बात करेंगे कि राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत को लेकर के एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं और फिर पुरुषों ने छठ व्रतियों को पूजा सामग्री का वितरण किया है। छठ महापर्व पर आस्था जगाते हुए सूप वितरित किया गया और छठ व्रतियों ने भी श्रद्धा भाव से पूजन सामग्री लिया। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छठ पूजन सामग्री वितरण किया है, वहीं छठ व्रतियों ने भी मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं दी है। छठ महापर्व पर सूप वितरित किया जा रहा है ताकि हिंदू महिलाओं के इस छठ महापर्व में हमारी भी भागीदारी बनी रहे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के किशनगंज में एक सरकारी बाल गृह में रह रहे 5 लड़के शनिवार सुबह प्रशासन को चकमा देकर के भाग गए। बाल संरक्षण इकाई के अतिरिक्त निदेशक रमाशंकर तिवारी ने बताया है कि लड़कों को किशनगंज जिले के जुलजुली इलाके में बाल गृह में रखा गया था और वे शौचालय की ग्रिल तोड़ करके फरार हो गए। उन्होंने कहा है कि फरार होने वाले बाल कैदियों में से 4 मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, जबकि एक मधेपुरा जिला का रहने वाला था। तिवारी ने बताया है कि संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और फरार लड़कों में से एक को पड़ोसी पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ने वाले कांकी गांव से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया है कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अगर बाल गृह में तैनात कर्मचारियों की ओर से कोई भी ढिलाई पाई गई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और फिर आंतरिक सुरक्षा गार्ड की लापरवाही की वजह से बच्चे फरार हो गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि राजनेताओं के घर में भी महापर्व छठ की रौनक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिजन 7 सर्कुलर रोड में स्थित सरकारी आवास पर छठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल इसी आवास में रह रहे हैं। यहाँ 7 छठव्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देगी। ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री के परिवार वालों का छठ सर्कुलर रोड में स्थित आवास पर होगा। इससे पहले एक अन्य मार्ग में स्थित आवास परिसर में ही छठ का अनुष्ठान होता था। छठ व्रतियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाभी सरहज, भतीजा, भांजी और भांजे की पत्नी शामिल है। जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बार भी छठ नहीं कर रही है। उनके यहाँ के छठ की कभी धूमधाम रहती थी, टीवी चैनलों पर प्रसारण होता था, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सजा और खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले 5 साल से वे छठ नहीं कर पा रही है। राबड़ी देवी के छठ के लिए ही एक अन्य मार्ग में छोटे तालाब का निर्माण किया गया था। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू एवं मंत्री संतोष कुमार की पत्नी दीपा मांझी गया जिला के महकर गांव में छठ कर रही है। जब भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के सरकारी आवास पर उनकी पत्नी छठ कर रही है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अपने पैतृक गांव वैशाली के कजरी बुजुर्ग में छठ कर रहे हैं। उनकी पत्नी व्रत कर रही है। जदयू के प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन की पटना में स्थित आवास पर ही छठ हो रहा है। उनके भाई की पत्नी व्रत करती है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव की पत्नी दरभंगा जिला के कपछाई गाँव में छठ कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के परिवार वाले भी पटना में स्थित आवास पर छठ कर रहे हैं। वहीं पर अगर विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में बात किया जाए तो फिर विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा की पत्नी भी सरकारी आवास पर छठ
कर रही है। अंधेरे के समय सिन्हा भी पानी में खड़े रहते हैं। भाजपा नेताओं में पूर्व मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी मंगल पांडे की पत्नी भी सारण में छठ कर रही है। इसी तरीके से मंत्री नंद किशोर यादव के सरकारी आवास पर बहन और बेटी दोनों छठ कर रही है। दोस्तों बात करेंगे कि एटीएम यूज़ करने के लिए आपसे हमेशा से पैसे लिए जाते हैं। ये एटीएम हमें काफ़ी हद तक बैंकों से दूर रखता है और अपने पैसों को निकालने के लिए सरलता प्रदान करता है। हालांकि कई बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने को लेकर के नए रेट जारी कर दी हैं। जितनी बार फ्री है उतना इस्तेमाल करने के बाद फिर आपको पहले से ज़्यादा शुल्क देना होगा। जब ग्राहकों को हर महीने फ्री में लेन देन सीमा के बाद एटीएम सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। खातों के अनुसार रेट तय हुए हैं। अपने एटीएम के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई प्रत्येक क्षेत्र में 5 फ्री निकासी प्रदान करता है। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में अन्य बैंक एटीएम के लिए बैंक ने निकासी की संख्या घटा करके सिर्फ 3 कर दी है। एसबीआई सीमा के बाद एसबीआई एटीएम से निकासी के लिए 10 रुपये और गैर एसबीआई एटीएम से निकासी के लिए 20 रुपये का शुल्क लेगा। इसी तरीके से एसबीआई के एटीएम पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपये और अन्य बैंक के एटीएम से 8 रुपये चार्ज करेंगे। यानी कि अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो फिर आपसे और ज़्यादा चार्ज करेंगे, यानी कि और आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो आप तैयार रहिए अपनी जेब ढीली करने के लिए। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान किसी चिकित्सीय विपदा से निपटने की घाटों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 91 घाटों के लिए 100 मेडिकल टीम गठित की गई है। हर घाट पर बने प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक उपकरण और दवाओं के साथ मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा हर 2-3 घाट के बीच में एक एम्बुलेंस इस तरह तैनात की गई है कि जरूरत होते ही प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष पहुंच सके। 38 एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के साथ दोनों दिन मुस्तैद रहेंगे। घाट पर प्राथमिक उपचार के बाद ये एम्बुलेंस रोगियों को नजदीकी संबद्ध सरकारी या फिर निजी अस्पताल पहुंचाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि 4 दिवसीय छठ महापर्व के समापन के दिन से ही यात्रियों की वापसी शुरू हो जाएगी। 31 अक्टूबर को पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें बुक हो गई है। रेल अधिकारियों के अनुसार 7 नवंबर तक सभी ट्रेनों की सीटें बुक हो चुकी है। पूर्व मध्य रेल छठ महापर्व के अवसर पर रेल यात्रियों के आवागमन के लिए पटना, दानापुर, दरभंगा, सहरसा सहित कई शहरों से दिल्ली, कोटा, यशवंतपुर, मुंबई, पुणे, अमृतसर सहित कई शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करा रहा है। दानापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एवं पुणे के एक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। इसी क्रम में दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल के माध्यम से एक जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था के महापर्व छठ चली है। आज इस महापर्व का समापन है। बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी बेतिया में छठ कर रही है। उनका मानना है कि पूरी शुद्धता के साथ छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आधुनिकता के दौर में भी छठ पूजा में लोकगीतों का प्रचलन है। यही वजह है कि छठ महापर्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक पहले की तरह ही दिखती है। उन्होंने कहा है कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था के महापर्व छठ चल रही है, लेकिन इसी बीच एक दुखद हादसा सामने आया है। राजधानी पटना में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में स्नान करने के क्रम में 3 महिलाएं गंगा नदी में डूब गई। मामला खुशरूपुर थाना क्षेत्र के खिरोदपुर गंगा घाट के पास की है, जहां छठ पूजा के खरना की वजह से तीनों महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्नान के दौरान ही तीनों महिलाएं गंगा में डूब गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद एक महिला को बचा लिया गया है, वहीं 2 महिला अभी भी लापता बताया जा रहा है। तीनों महिलाएं फतुहा के मोमिंदपुर की रहने वाली बताई जा रही है। दोनों डूबी हुई महिलाओं को खोजबीन के लिए स्थानीय लोगों ने मोमिंदपुर में नेशनल हाईवे पर आगजनी करके जाम कर दिया और एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस स्थिति को संभालने में लगी हुई है। इस दौरान सड़क पर वाहनों का आवागमन बंद है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बेगूसराय में एक गांव में संदेहास्पद स्थिति में 2 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं 2 लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मामला सिंघोल थाना क्षेत्र के उलाव गांव का है। इस मामले में परिवार वाले जहरीली शराब से मौत की बात बता रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी जाँच के बाद ही कुछ
कहने की बात कह रहे हैं। मृतक के परिवार वाले ने कहा है कि एक बच्चा दारू का बोतल उठा करके लाया, पीने वाले लोग पीने लगा। वह शराब था या फिर कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन पीने के कुछ देर बाद हालात खराब होने लगी। जहाँ मेरे ही गांव में दूसरा भी ऐसा ही केस आया है, वह भी मर गया। जब मेरा ससुर भी उसी पदार्थ के सेवन से मर गया। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार का मौसम तेजी के साथ बदल रहा है, जिसका असर वातावरण पर भी पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों की वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। जहाँ कई शहरों में हवा का स्तर काफी खतरनाक हो गया है। छठ महापर्व चल रहा है, ऐसे में वायु प्रदूषण के खराब हालात ने चिंता बढ़ा दी है। कल यानी कि 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के मुताबिक बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़े के मुताबिक कल शाम 6 बजे बेगूसराय के आनंदपुर में सबसे ज़्यादा 375 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। इसके बाद मोतिहारी के गंडक कॉलोनी में 336 और राजधानी पटना के समनपुरा में 322 AQI रहा। तो दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहाँ तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। बीते शुक्रवार को बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव गोपालगंज में RJD उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील की, जहाँ साथ ही उन्होंने अपने मामा पर भी बीजेपी की B टीम होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गोपालगंज उपचुनाव में मुख्य रूप से 2 पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला था, लेकिन साधु यादव की पत्नी के मैदान में आ जाने से और AIMIM अपना कैंडिडेट उतारने से ये मुकाबला चौकन्ने हो गया है। लालू यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जब बीते दिन तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा के दौरान मामा साधु यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए कुछ लोग भाजपा की B टीम के रूप में मैदान में हैं। जब खुद तो जीतेंगे नहीं, महागठबंधन का कुछ वोट काट करके भाजपा को जिताने के मकसद से आए हैं, लेकिन हम सबको उनकी चाल को समझना है ताकि भाजपा को इसका फायदा ना मिले। दोस्तों, बात करेंगे कि लोक पर्व छठ इस समय बिहार में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय प्रमुख ललन सिंह ने इसी के बहाने केंद्र सरकार को घेरते हुए एक बार फिर से हमला बोला है। ट्विटर पर केंद्र के खिलाफ लगातार आक्रामक रहने वाले जदयू प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपकथन का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे गरीब से गरीब आदमी की हवाई यात्रा के बारे में कह रहे थे। ललन सिंह ने छठ पर बिहार आने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वह मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। वादा के विपरीत लोक आस्था का विश्व विख्यात महापर्व छठ पूजा में शामिल होने के लिए बिहार आने वाले लोगों को 3.5 महीने के बच्चे के लिए भी 17,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। जब बरका झुट्टा पार्टी का पोल खुल गया है। छठ पर बिहार की यात्रा करने वालों की ज्यादा भीड़ होने के कारण बिहार में उड़ान सेवाएं देने वाली लगभग सभी एयरलाइंस ने अपने किराए में 3 गुना तक का इजाफा कर दिया है, जिसके कारण हवाई यात्रा बेहद महंगी हो गई है और बिहार जाने वाले यात्रियों को एक एयर टिकट 15,000 से 20,000 रुपए को मिल रहा है, जबकि सामान्य दिनों में बिहार की उड़ान का टिकट 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में रहता है। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से बिहार को जोड़ने वाली रेलवे का ये आलम है कि बिहार जाने वाले ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं है, जबकि रेलवे देश के अलग अलग जगहों से छठ के मौके पर 250 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जा रही है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ट्वीट करते हुए बताया था कि छठ के मौके पर रेलवे ट्रेनों के अतिरिक्त 2614 फेरे चलाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि उत्तराखंड में अक्टूबर में जमकर की हुई बारिश ने मौसम में तेजी से बदलाव किया है। जब महीने का आखिर आते आते सुबह और शाम ठंड पड़ने लगी। जहाँ वहीं इस बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते नवंबर के दूसरे हफ्ते से ही ठंड में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाली है। इसके चलते 6 नवंबर से मध्य भारत तक दिन में अधिक ठंड महसूस होगी। यही नहीं, अगले 4 महीने पहाड़ी राज्यों से मध्य भारत तक के राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की 3 नवंबर को दस्तक देने की संभावना है। इसकी वजह से 5 नवंबर तक कश्मीर, हिमाचल और फिर उत्तराखंड में बारिश और फिर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल सर्द दिनों की संख्या बढ़ेगी। कड़ाके की ठंड 4 माह रहने के अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक RK सिंह ने कहा है कि इस बार वैश्विक मौसमी घटना ला नीना के चलते 4 माह तक तेज ठंड रहने का अनुमान है। जब पश्चिमी विक्षोभ के चलते नवंबर के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में ठंड तेज होने की संभावना है। जब वहीं भारत मौसम
विज्ञान केंद्र विभाग यानी कि मौसम विभाग ने कहा है कि बहुप्रतीक्षित उत्तर पूर्वी मानसून ने शनिवार को तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है। जहां तमिलनाडु में ज़्यादातर बारिश उत्तर पूर्व मानसून के दौरान होती है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में दस्त और बुखार समेत 33 प्रकार की बीमारियों की प्रकृति का अध्ययन होगा। यह इनकी गुणवत्तापूर्ण रियल टाइम रिपोर्टिंग की जाएगी। यह स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए भी राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इससे संचारी रोगों के ऊपर नियंत्रण रखने और फिर आपात स्थिति में से निपटने में सुविधा होगी। राज्य निगरानी पदाधिकारी के अनुसार रोगों के सर्वेक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य में बीमारियों को सर्वेक्षण के दौरान संचारी रोगों की प्रकृति की भी विस्तार से जानकारी ली जाएगी। बिहार में अब तक सामान्यतः रोग विशेष की ही जानकारी ली जा रही है, जहां उदाहरण के लिए बुखार की जानकारी रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत देने के दौरान अब ये भी देना होगा कि 3 या 5 या फिर 8 दिनों से बुखार है। बुखार की शिकायत के साथ ही कोरोना, चिकनगुनिया, डेंगू या फिर वायरल बुखार में किस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही है। वहीं दस्त की शिकायत है तो फिर वह कितने दिनों से है। दस्त का कारण स्थानीय स्तर पर जांच के दौरान क्या पाए गए हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी के साथ अब हेपेटाइटिस ए या फिर बी एवं ई में कौन सा रूप है। इन रिपोर्टों के लैब की जांच रिपोर्ट से मिलान किया जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर इसे अंकित कर दिया जाएगा, जहां इससे राज्य और फिर केंद्र सरकार को रोगों की प्रकृति की समय पर सूचना मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर देश के अन्य प्रदेशों से बिहार आने वाले लोगों को रेल में होने वाली असुविधा को लेकर के सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि छठ पर्व पर भी केंद्र अपनी ठगी से बाज नहीं आ रहा है। राजधानी का किराया लेकर के साधारण ट्रेन से यात्रा कराई जा रही है। यह ट्रेनों में कुव्यवस्था और फिर गंदगी का साम्राज्य है। आपको बता दूं कि लालू परिवार में इस बार छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा है, जो आपको पहले भी बताया गया है। किडनी की बीमारी से पीड़ित लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोगों को रेल में हुई असुविधा के लिए केंद्र सरकार पर हमला करने के बाद जदयू ने हवाई यात्रा में मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में छठ के मौके पर बहुत से लोग दूसरे राज्य से अपने घर आए हुए हैं, लेकिन छठ खत्म होने के बाद सभी लोगों को फिर वापस जाना होगा दूसरे प्रदेश। जहाँ दूसरे शहरों में जाने के लिए किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे पटना, दानापुर, गया, दरभंगा, बरौनी, सहरसा से स्पेशल ट्रेन चलाएगी। खबर के अनुसार इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर को किया जाएगा। अगर आप इस ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं या फिर रेलवे काउंटर पर जाकर के भी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, पूर्णिया समेत सभी विश्वविद्यालय के कर्मियों को जल्द ही वेतन का लाभ दिया जाएगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अगस्त से अक्टूबर महीने तक वेतन और पेंशन के लिए 1801 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संदर्भ में महालेखाकार को पत्र लिखा है। जब विभाग के इस आदेश से इन विश्वविद्यालयों के करीब 2800 कर्मियों को फायदा होगा और उन्हें जल्द से जल्द वेतन मिलेगा। आपको बता दो कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की वेतन और बकाया महंगाई के लिए 817 करोड़ 89,23,545 रुपये की स्वीकृति दे दी गई है, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 983 करोड़ 53,39,740 रुपये की मंजूरी मिली है। दोस्तों बात करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उठा रही है। आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने शनिवार को कहा कि वे समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित कर रही है। जी हां, राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि राज्य चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। बनासकांठा जिले के वडगाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि यूसीसी को लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का। इस पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए और अनिवार्य नहीं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और वोट पाने के लिए चुनाव से पहले इसे ऐसे मुद्दे उठाने की उसकी आदत है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में छठ पूजा के धूमधाम के बीच डीएम ने 27 मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक्शन लिया है। छठ घाटों से अनुपस्थित पाए जाने के बाद इन सभी मजिस्ट्रेट की सैलरी रोक दी गई है। साथ ही डीएम ने इन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया है। जवाब आते ही डीएम इन पर कार्रवाई शुरू करेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि छठ महापर्व 2022 के सफल आयोजन के लिए लगभग 599 दंडाधिकारियों को अलग अलग घाटों पर लगाया गया है। प्रतिनियुक्ति के बाद उन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। इनकी उपस्थिति की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें 27 मजिस्ट्रेट छठ घाटों से अनुपस्थित पाए गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में सरकार के बदलते ही अब जिले में कुव्यवस्था नजर आने लगी है। ये बात अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि छठ घाटों की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के डीएम सिर्फ गाड़ियों का काफिला लेकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिले में सब काम बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब दिखावे के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है। छठ घाटों की साफ सफाई के नाम पर जो राशि खर्च की जा रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल पाए कि कितनी राशि का बंटर बांट हुआ है। दोस्तों, छठ पर्व पर धर्म जाति का कोई भी भेदभाव नहीं रहता है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। इस दौरान सभी सच्चे मन से अपनी सहभागिता निभाते हैं। जब पूर्णिया में ऐसा मुस्लिम परिवार है जिसकी कई पीढ़ी छठ व्रतियों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही है। इस वजह से गंगा जमुनी तहजीब कायम है। दरअसल ये मुस्लिम परिवार लगातार 13 सालों से लोक आस्था की छठ महापर्व के मौके पर 5 दिनों तक गंगा स्नान करने के लिए सभी छठ व्रतियों को फ्री में बस सेवा उपलब्ध कराता आ रहा है। इसके साथ ही व्रतियों के बीच साड़ियों का वितरण भी किया जाता है। जी हां, मोहम्मद अली अहमद खान ने बताया है कि उनके पूर्वजों के द्वारा हर वर्ष छठ व्रतियों के लिए विशेष इंतजाम किया जाता था। पूर्वजों के गुजरने के बाद हम लगातार 13 सालों से लोक आस्था का छठ महापर्व के मौके पर 5 दिनों तक गंगा स्नान कराने के लिए सभी छठ व्रतियों को फ्री में बस की सुविधा दे रहे हैं। ये बसें हमारे स्कूल की है। यह साथ ही बताया है कि छठ व्रतियों के बीच साड़ियों का भी वितरण किया जाता है। मोहम्मद अली खान ने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना ही हमारी इंसानियत है। हमारे पूर्वजों को देख करके हमारे पिता ने भी किया है, तो फिर मैंने अपने पिता को देख करके सेवा करनी शुरू कर दी है। जहाँ मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी इस परंपरा को जरूर निभाएंगे। मुझे छठ व्रतियों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करेंगे कि छठ महापर्व को लेकर के कटिहार के युवाओं की एक टोली ने कम्युनिटी पेंटिंग के माध्यम से समाज को जोड़ने का एक शानदार पहल की है। इसके तहत अमितेश नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ छठ घाटों की दीवार पर अलग अलग रंग उकेर करके छठ घाटों की सुंदरता को 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि कम्युनिटी पेंटिंग की खासियत यह है कि इसमें आर्टिस्ट समाज के लोगों के साथ साथ मिलकर के एक ही दीवार पर अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन बना करके कुछ अनोखे चित्रकारी प्रस्तुत करते हैं। इस पेंटिंग की एक और खास बात है कि इस पेंटिंग में समाज की भागीदारी होने से लोग भी इसमें रुचि लेते हैं, जिससे समाज में एक दूसरे से जुड़ाव और मजबूत होता है। महापर्व के मौके पर कटिहार महाभारत क्लब के घाट पर इस कम्युनिटी पेंटिंग के बारे में कम्युनिटी पेंटिंग से जुड़े चित्रकार ने बताया है कि इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। साथ ही पर्व भी कलरफुल हो जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि मन की बात कार्यक्रम के 94वें एपिसोड को कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा है कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी हमने पवित्र छठ पूजा की बात की है। जब भगवान सूर्य की उपासना की बात की है, तो फिर क्यों ना सूर्य उपासना के साथ साथ आज हम उनके वरदान की भी चर्चा करें। सूर्य देव का ये वरदान है और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना
भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो फिर सूर्य देव सदियों से उपासना ही है नहीं बल्कि जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभव को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है, तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है वह भी अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले। सौर ऊर्जा ने कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज़्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अच्छा, अब वहाँ के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा है बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बरहरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का बीजेपी प्रत्याशी के प्रति प्रेम जाग उठा है। गोपालगंज उपचुनाव पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि वह गोपालगंज चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी का समर्थन करेंगे। सिवान जदयू के नेता और बरहरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी का समर्थन करेंगे। वहीं प्रत्याशी का समर्थन करने पर पार्टी द्वारा कार्यवाही करने के सवाल पर श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि जो लोग होगा वह भोगेंगे लेकिन कुसुम देवी का समर्थन करेंगे। वहीं प्रत्याशी का समर्थन करने पर पार्टी द्वारा कार्रवाई करने के सवाल पर श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि जो होगा वह भोगेंगे लेकिन हम कुसुम देवी का समर्थन करेंगे। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता के बारे में कहा है कि उन्हें वह जानते ही नहीं है, पार्टी ने उन्हें क्यों टिकट दिया है उन्हें नहीं पता है। जब वे उन्हें जानते ही नहीं हैं तब वे उन्हें क्यों समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह ने से उनका व्यक्तिगत लगाव था और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, इसलिए वे उनकी पत्नी कुसुम देवी को समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि बरहरिया के पूर्व विधायक और जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और सिवान समेत पूरे बिहार में वे चर्चा का विषय बने रहते हैं। आए दिन ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ उनके डांस करने का वीडियो भी वायरल होते रहता है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को स्थानीय कोर्ट में 5 नवंबर को पेश होना पड़ रहा है। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भरण पोषण के लिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है और इसी केस में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पेश होना जरूरी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में पवन सिंह बिहार के आरा कोर्ट में पत्नी ज्योति सिंह को तलाक देने की अर्जी कर दी थी। इस पर कोर्ट ने 1 महीने की सुनवाई के बाद आपस में केस सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच बात नहीं बनी, बल्कि और दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पवन सिंह के विरुद्ध भरण पोषण का मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बलिया के फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। कहा जा रहा है कि फैमिली कोर्ट ने पवन सिंह को पेश होने के लिए 3 बार तारीख दी थी लेकिन वह नहीं पहुंचे। अब कोर्ट ने 5 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। ज्योति सिंह के वकील पीयूष सिंह के अनुसार कोर्ट ने पवन सिंह को 5 नवंबर को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के सासाराम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर के आप गदगद हो उठेंगे। यह इटली के फ्लोरेंस शहर से एक विदेशी महिला कैटरीना छठ पूजा मनाने के लिए रोहतास जिला की चेनारी पहुंची है। लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रमुख है और मनाया जाता है। इसी वजह से इटली की कैटरीना को बिहार आकर के इतना अच्छा लग रहा है कि वे भारतीय संस्कृति और बिहारी रीति रिवाज को जानने और समझने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, चेनारी के रहने वाले ब्रजेश विश्वकर्मा नाम के एक शख्स विदेशी भाषाओं के जानकार हैं। इटली की रहने वाली कैटरीना बार्सिलोना ब्रजेश विश्वकर्मा से भारतीय भाषा सीखने ऑनलाइन मिली थी। उसी के माध्यम से कैटरीना ने बिहार में छठ देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके निमंत्रण पर वह चेनारी पहुंची है। आपको बता दूं कि कैटरीना पिछले 6 दिनों से चेनारी गांव में है। दीपावली के बाद अब वह छठ का पावन पर्व मना रही है। यहां आकर के वह काफ़ी खुश हैं और छठ व्रत के एक मोमेंट का अवलोकन कर रही है। कैटरीना ने कहा है कि बिहार का छठ देख करके उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वह इटली से अपने दोस्त के यहाँ छठ व्रत देखने पहुंची है। इटली के फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की लॉ की छात्रा कैटरीना बिहार आकर के काफ़ी खुश है और अपने अनुभव सबसे शेयर कर रही है। दोस्तों, बात करेंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर 2022 को अपनी पद यात्रा के दौरान अचानक कुछ
स्कूली छात्रों के साथ दौड़ लगा दी। जहां दरअसल पदयात्रा के दौरान कुछ बच्चे उन्हें रास्ते में मिल गए थे, जिनसे बातचीत करते हुए वे पूछने लगे थे कि रेस लगाओगे। 2 बार ये सवाल करने के बाद राहुल एकदम से दौड़ पड़े और उनके बाद बच्चे भी पीछे पीछे रेस लगाने लगे। राहुल गांधी के अचानक दौड़ने के बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, राहुल और जयराम रमेश सहित पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने यात्रा के दौरान एक जगह डांडिया डांस भी किया। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई को कांग्रेस के सूत्र ने बताया है कि राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के साथ रविवार सुबह जड़ चर्चा से पद यात्रा शुरू की और फिर उनके 22 किलोमीटर का सफर तय करने की उम्मीद की। जहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का ये 5वां दिन है। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की पुलिस में एकरूपता लाने, उन्हें साझा पहचान देने तथा उनकी ताकत को एकजुट करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक देश एक पुलिस वर्दी शुरू करने का सुझाव दिया है। मोदी ने शुक्रवार को यहां राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकार को टीम इंडिया की भावना से इन चुनौतियों से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को आगे रख करके निपटना होगा और यदि हम एकजुट होकर के इनका मुकाबला करेंगे तो सभी चुनौती पौनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भय और दहशत मुक्त समाज बनाने के लिए सभी राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों को समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी और इस मामले में किसी तरह की उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारतीय नोटों पर देवी लक्ष्मी और फिर भगवान गणेश की तस्वीर लगाए जाने की मांग के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने नोटों पर पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और फिर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर नोटों पर लगाए जाने की मांग की है। आरजेडी की दलील है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय करेंसी को ऊपर उठाया था, उन्होंने नुकसान में चल रही रेलवे को मुनाफे में ला दिया था। ये बातें आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने कही है। इस संबंध में राजद के प्रदेश महासचिव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यदि भारतीय रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाना है तो फिर नोटों पर एक और गांधी जी की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर छापी जानी चाहिए। इससे भारतीय करेंसी में जो गिरावट आ रही है वो थम जाएगी, भारतीय रुपये मजबूत होने लगेगा। आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छापने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी केंद्र सरकार और फिर पीएम मोदी से अपील है कि भारतीय नोटों पर एक और गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी नोट बदले जाएं, मगर जो नोट नए छापे जाएं उस पर लक्ष्मी जी और फिर गणेश की तस्वीर हो। तो दोस्तों, बात करेंगे कि देश भर में आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, लेकिन पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। छठ बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व के पहले दिन नहाए खाएं, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अधेड़े, चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन उगते सूर्य को अधेड़े दिया जाता है। जी हाँ, छठ एक मात्र ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। लेकिन इस बीच अगर हम गायिका शारदा सिन्हा की बात ना करें तो फिर शायद ही छठ पूरा ना हो पाए। यह शारदा सिन्हा की न सिर्फ बुजुर्ग बड़े बल्कि हर बच्चे की जुबान पर शारदा सिन्हा के गाने रहते हैं। भले ही शारदा सिन्हा के छठ के गाने पुराने हो गए हों, लेकिन आज भी छठ के दौरान उन्हीं के गाने बजते गाए हुए सुने जाते हैं। यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि कैसे युवा पीढ़ी शारदा सिन्हा के गानों पर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं। आस्था के इस पर्व में अपने गानों से 4 चांद लगाने वाली सिंगर शारदा सिन्हा का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहाँ अपने दिए गए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि कैसे काफ़ी मन्नत के बाद करीब 30 से 35 साल के बाद उनके घर में लड़की हुई थी। शारदा सिन्हा 8 भाइयों की इकलौती बहन है। उनके जन्म के बाद उनकी मां ने कोसी भरा था। जब कोसी बिहार यूपी के कुछ क्षेत्र में छठ पर्व के शाम अधेरे के बाद सुबह के अधेरे से पहले भरा जाता है, जिसमें सोहर छठ के गीत गाए जाते हैं या साथ ही दीप जलाते हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने बताया है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख तय कर ली गई है। अगले महीने उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। दीपावली से कुछ दिन पहले ही वे सिंगापुर से डॉक्टर से परामर्श लेकर के दिल्ली लौटे हैं, जहाँ फिलहाल वे बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि किडनी का ट्रांसप्लांट जल्द किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया की वजह से उन्हें सिंगापुर से दिल्ली वापस आना पड़ा है। यह कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद उन्हें फिर सिंगापुर ले जाया जाएगा, जहां अगले महीने किडनी का ऑपरेशन किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे थे, जहां जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता पक्ष में वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने आप लोगों को धन्यवाद कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा दादा और नानी का घर गोपालगंज ही है। आज हम जो कुछ भी है वह आप लोगों की बदौलत है। नीतीश लालू ने देश हित के लिए जो फैसला लिया है वो आप भी जानते हैं। बिहार में फिर से महागठबंधन बना करके देश में संदेश भेजा है कि जो तानाशाह का माहौल है उससे लड़ाई लड़ी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सबको पता है कि बीजेपी का क्या हाल हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर के गोपालगंज आए हैं। उन्होंने गोपालगंज की जनता को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं वे गोपालगंज की जनता की बदौलत हैं। गोपालगंज के लोगों का जो प्यार उनको मिला है उसके बदौलत ही उनकी पहचान है। दोस्तों बात करेंगे कि एक तरफ पटना में सारे अधिकारी शनिवार को घाटों की व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आधी रात को पटना के घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव टोपी और टी शर्ट पहने हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के घाटों पर निरीक्षण की योजना के बारे में किसी अधिकारी को नहीं थी, जहाँ वे अपने कुछ सहयोगियों के साथ रात 2 बजे पटना के विभिन्न घाटों पर खुद पहुँच गए और छठव्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर के किए गए विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जायजा किया। बताया जा रहा है कि घाटों की व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ कमियों को लेकर के वे नाखुश दिखे, जिसके बाद आधी रात को ही वे अपने अधिकारियों को सुधार के लिए निर्देश देते हुए नजर आए। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।